हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, तो एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ साथ कीवर्ड्स एनसीईआरटी बुक में ही मार्क करते जाइएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम एकदम प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की, जो कि होंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि कीवर्ड्स का जो फंडा है वो आया कहाँ से है। कई बार होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा ही लेंदी आ जाता है, तो उस लेंदी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम की एक लिमिटेशन होती है कि हमें 2 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार बच्चों को जो है ना क्वेश्चन के आंसर्स पता होते हैं, लेकिन क्योंकि समय की कमी होती है तो बच्चे आंसर्स को लिख नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए कीवर्ड्स का जो फंडा है वो सामने निकल करके आया है। कीवर्ड्स जैसे ही एग्जामिनर देखता है आपके आंसर में, तो उसका दिल वैसे ही खुश हो जाता है कि अरे वाह, बच्चे को जो है ना कीवर्ड्स पता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, तो उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब उसके बाद में आपका आंसर छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, चाहे जैसा भी हो, कीवर्ड्स के ऊपर आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। और ये चीज़ आप सीबीएसई के सैम्पल पेपर से पता कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो कीवर्ड्स का जो फंडा है वो मेरे दिमाग की उपज है, मैं लेकर के आई हूँ ना, सीबीएसई भी कीवर्ड्स को मानती है। और इसीलिए सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था साइंस का टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, उसमें सीबीएसई ने साफ साफ कुछ वर्ड्स को लिखा और उन्हीं वर्ड्स के ऊपर मार्किंग जो है कर दी। जैसे कि यहाँ देखो, एक क्वेश्चन है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। तो ये एक सवाल था और उसके साथ में ये एक टेबल दी गई थी, ठीक है। और आपको पूछा गया था कि भाई कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे या कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि कार्बन के साथ क्या करें, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करें। तो इसका सीधा सा आंसर था क्या, P एंड R। अब कुछ बच्चों को ये भी समस्या होती है कि मैम हमारी जो अंग्रेज़ी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो सेंटेंसेस को हम एकदम प्रॉपरली जो है ना फ्रेम नहीं कर पाते हैं। मतलब ए की जगह एन लगाना है, इसकी जगह द लगाना है, क्या लगाना है, हमें मतलब उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम गलत इंग्लिश लिखेंगे तो हमारे आंसर्स को कोई समझेगा नहीं, और अगर आंसर को कोई समझेगा ही नहीं तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे। एक्चुअली ये होता है कि अगर आप सेंटेंसेस को अच्छे से लिख ही नहीं पा रहे हो तो एग्जामिनर समझेगा कैसे, और अगर एग्जामिनर ने समझा नहीं तो फिर आपको वो मार्क्स किस हिसाब से देगा। इसीलिए अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर भी है तो आप कीवर्ड्स को अपने आंसर्स में ज़रूर से ऐड कर लो। उसके बाद में भले ही आपने क्या अंग्रेज़ी लिखी है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर कीवर्ड्स आपके आंसर में शामिल हो चुके हैं तो एग्जामिनर मार्क्स ज़रूर देंगे। देखो, तो पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि P और R जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे। बस P और R लिख देना। सिर्फ P लिखने के मिल जाएंगे पूरा आधा मार्क, और R लिखने के लिए मिल जाएगा आधा मार्क। बस P लिखना है, मिल जाएगा आधा मार्क, बस R लिखना है और मिल जाएगा बचा हुआ आधा मार्क। अब आप बताओ, P और R लिखने में आपका कितना समय जाएगा। शायद 1 मिनट के अंदर आप सुंदर सी हैंडराइटिंग बना करके P एंड R लिख करके फुल स्टॉप लगा करके आगे भी बढ़ जाओगे। इससे होगा क्या कि आपके पास समय बचेगा, क्योंकि ये साइंस का पेपर है, साइंस में फिजिक्स भी आते हैं, है ना, फिजिक्स भी आता है, और आप बोल सकते हो कि बाकी बायोलॉजी भी आता है, जिसके आंसर्स थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। तो
केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप जितना हो सके अपने आंसर्स को शॉर्ट कर सकते हो। कैसे शॉर्ट कर सकते हो? अगेन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो बहुत ही बेसिक सा था, है ना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हाँ, जो सीबीएसई है वो भी शॉर्ट आंसर्स को प्रिफर करता है। कोई भी एग्जामिनर हो, भाई मेरे सामने भी अगर कोई किताब कोई एक आंसर लेकर के आ जाए तो मैं यही देखूंगी ना कि बच्चे ने कितने कम शब्दों में एक सही जवाब दिया है। वहीं अगर मेरे सामने एक दूसरा आंसर आ जाए जो कि 2 पेज का हो, लेकिन काम की बात हार्डली उसमें 1 या 2-3 सेंटेंसेस में लिखी हुई हो, तो एक तो उसको पढ़ने में ज़्यादा समय जाएगा, ऊपर से मेरा दिमाग होगा ख़राब। क्यों? 2-3 पन्नों को कौन पढ़ता है भाई एक आंसर के लिए। ठीक है, चलो अब देखो एक और था, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। तो आपको बताना था कि जो कार्बन है वो सेवरल कंपाउंड्स बनाता है। तो कार्बन सेवरल कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि उसका वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल नेचर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या? कैटिनेशन एंड आप बोल सकते हो कि टेट्रावैलेंसी। तो बस कैटिनेशन लिख देना, उस पर मिल जाएंगे आपको आधा मार्क, और टेट्रावैलेंसी यानी कि वैलेंसी 4 को आप लिख दोगे तो मिल जाएंगे क्या? बचा हुआ आधा मार्क। तो कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है? तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो सवाल बस इतना सा था कि भाई कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों है? कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी क्या हो गए? दोनों कीवर्ड्स हो गए। वो पीक्यू नहीं थे कीवर्ड्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों वर्ड्स क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। कि अगर आपने इन दोनों ही वर्ड्स को अपने आंसर में ऐड कर लिया है तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, पूरा 1 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसमें कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन की जो है ना मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये है वो है ना। बस कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है? कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, चलो तो इससे आपको ये समझ में आया कि नहीं भाई सीबीएसई भी जो है ना कीवर्ड्स की का जो फंडा है उसे मानता है। हाउ मेनी आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं C4H8 फॉर्मूला के लिए? तो आपने लिख दिया 5। फिर इसके बाद में ब्रांच्ड चेन आइसोमर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया, तो आपने बना दिया। तो इसको आप मतलब इस पूरे आंसर पे आपको मिलेंगे कितने? 1.5 मार्क्स। लिखना 5 कितने आइसोमर्स बनाए हैं, और जो ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है वो ड्रॉ करना, पूरे के पूरे 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपको बताना है कि हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलोगस, है ना। कैसे हैं वो होमोलॉग्स, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि भाई C4H8 एंड C5H10 आर होमोलॉग्स। ये बताना है आपको कि हाँ ये है होमोलॉग्स। अगर आपने ये लिख दिया कि हाँ ये है होमोलॉग्स तो आपको मिल जाएगा आधा मार्क। अब अगर आपने सीधे रीजनिंग से शुरू करा कि हाँ ये क्यों है होमोलॉग, तो क्योंकि CH2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी आपको आधा मिलेगा मार्क और इसके ऊपर भी मिलेगा आपको आधा मार्क। लेकिन क्योंकि आपने ये नहीं लिखा कि ये होमोलॉग हैं, इसीलिए आपको आधा मार्क नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको समझ में आ गया है कि हाँ C4H10 और C4H8 और C5H10 होमोलोगस हैं, तो यहाँ पे लिखो कि हाँ दीज आर होमोलॉग्स, और फिर उसमें मिल जाएगा आधा मार्क। अब उसकी रीजनिंग दो, 1 मार्क की है रीजनिंग, तो जाहिर सी बात है केवल 2 ही रीजंस दो कि CH2 यूनिट का डिफरेंस है और 14U मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो इस पे मिल जाएगा आधा मार्क, इस पे मिल जाएगा आधा मार्क। या अगर आपको ये दोनों नहीं लिखने हो तो आप क्या लिख सकते हो? सेम फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा? दूसरा कीवर्ड, एक और कीवर्ड, है ना। ये भी क्या हो जाएगा? एक कीवर्ड हो जाएगा कि हाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अब कोई ज़रूरी नहीं है कथा लिखने की कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होता है, ये होता है, वो होता है। खटाक से आंसर दो, कीवर्ड लिखो और आगे बढ़ जाओ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? तो या तो ये दोनों लिख देना या ये लिख देना। तो कीवर्ड्स को पकड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहले तो होमोलॉगस,
कि हाँ दोनों लोग क्या हैं, दोनों ही जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं C4H8 और C5H10 क्या हैं, होमोलॉग हैं, तो लिख दो क्या, होमोलॉग। मिल गया क्या, आधा मार्क। तो ये होमोलॉग क्या हो जाएगा, कीवर्ड। CH2 क्या हो जाएगा, दूसरा कीवर्ड। डिफर इन 14U मॉलिक्यूलर मास, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। सेम फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाएगा एक और आप बोल सकते हो कि क्या, कीवर्ड। फिर सेम जनरल फॉर्मूला, वो हो जाएगा क्या, एक और कीवर्ड, ऐसे। ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन था, है ना, कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ए कंपाउंड कौन सा है। तो ए कंपाउंड था इथेनॉल, तो साफ लिख दो क्या, इथेनॉल। खटाक से लिखो और आगे बढ़ो। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, हमने बना दिया, मिल जाएंगे क्या, पूरे 1.5 मार्क्स। फिर इसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है ऑफ एनी 2 होमोलॉग्स ऑफ ए। तो वो क्या था, इथेनॉल था, वो इथेनॉल था। 2 होमोलॉग्स बताने हैं, तो आप बता सकते हो क्या, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो बस मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल जो है ना, अच्छा आपको बोला गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना, तो लिख देना CH3OH C3H7OH। जैसे यहाँ लिखोगे आर होमोलॉग्स ऑफ इथेनॉल, पूरे मिल जाएंगे क्या, 1 मार्क। या आप इनका ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे जैसे कि सवाल में लिखा गया था वैसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये दोनों क्या बन चुके हैं, ये दोनों आप बोल सकते हो कि कीवर्ड्स बन चुके हैं। तो कीवर्ड्स खटाक से लिखो और आगे बढ़ जाओ। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो अब हम बात करते हैं, एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठो और जो जो कीवर्ड्स मैं आपको मार्क कराती जा रही हूँ वो सारे कीवर्ड्स आप मार्क करते जाइए। ठीक है, चलो। इस पन्ने पर ज़्यादा कुछ है नहीं, इस पेज में आप बोल सकते हो कि इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में हैज़ ओनली 0.02% कार्बन। अगर सवाल आ गया कि अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है, तो कितना लिखोगे, 0.02%। किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन से बने कि अर्थ क्रस्ट में कितना है कार्बन, 0.02%। किसके फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, बस। फिर इसके बाद में स्मॉल अमाउंट का कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि अच्छा एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%। किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए हैं, अर्थ क्रस्ट 0.02%, मिनरल्स, एटमॉस्फेयर में कितना है कार्बन, 0.03%, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, खत्म। ठीक है ना। एग्जाम्पलर में शायद ये ऐसा सवाल है भी कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कीवर्ड्स को पता करना शुरू करो और उनको लिख करके आगे बढ़ो। ठीक है, बस इतना। फिर इसके बाद में बॉन्डिंग कैसी होती है कार्बन में, कोवलेंट होती है, सबको पता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि आयनिक कंपाउंड, देखो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। सवाल आ जाए कि भाई आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, तो लिखना हाई होता है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस में होता है, तो मॉल्टन स्टेट में होता है या सोल्यूशन में होता है। मतलब कि अगर आप नमक को पिघला दो या नमक को पानी में घोल दो तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कैसे आ गए हैं कि बॉन्डिंग कैसी होती है कार्बन में, कोवलेंट टाइप की होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड के हाई होते हैं। ठीक है ना। मॉल्टन एंड सोल्यूशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाएंगे। कि अगर सवाल आ गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आयनिक कंपाउंड्स कैसे कराते हैं, तो लिखना मॉल्टन स्टेट एंड सोल्यूशन स्टेट, खत्म। कथा लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ो कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे करवाते हैं, किस स्टेट में करवाते हैं, तो मॉल्टन एंड सोल्यूशन, खत्म। तो इलेक्ट्रिसिटी, सोल्यूशन, मॉल्टन स्टेट क्या हो चुके हैं, कीवर्ड्स हो चुके हैं। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका, आयनिक कंपाउंड्स का, ये भी क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स को पता करना शुरू करो और आगे बढ़ो। चलो अब यहाँ पे देखो मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स, देखो यहाँ पे मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर सवाल आ जाए कि भाई अधिकतर कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कैसे होते हैं, तो लिखना पुअर, खत्म। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी फाइंड द कंपाउंड्स हैव
इसके बाद में कंपाउंड्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि जब आप ये पन्ना खोल करके देखो तो आपको साफ समझ में आएगा कि कार्बन कंपाउंड्स, देखो ये ना आपके रिवीजन में भी मदद करता है कि आप जैसे ही अपनी एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठे हो पढ़ने के लिए, तो आपने क्या करा, आपने हाईलाइट कर लिया कि हाँ मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंसेस आते हैं, तो अभी अभी हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं मॉल्टन और आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन स्टेट में, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ऐसे अंडरलाइन करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ, आप ही को फायदा होगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ओके ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नॉट स्ट्रॉन्ग, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में वो कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नॉट स्ट्रॉन्ग, बस इतना। अब कोई नहीं बोलता कि भाई अब बताओ, खुद ही बताओ, क्या ऐसे में आपकी कोई अंग्रेजी को पता कर सकता है कि बच्चे को अंग्रेजी आती है नहीं आती है? भाई आप लिख तो रहे हो कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स डैश लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नॉट स्ट्रॉन्ग, खत्म। These compounds are largely non-conductors of electricity. कीवर्ड क्या मिल गया यहाँ पे, non-conductors of electricity. We can conclude bonding in these compounds does not give any rise to the any ions, है ना, कि ions नहीं होते, no ions कि इलेक्ट्रिसिटी का, चलो ये तो समझ में आ गया कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो कम है कार्बन कंपाउंड्स के, वो क्यों कम है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसे हैं, नॉट स्ट्रॉन्ग। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों हैं, नो आयंस, बॉन्डिंग ऐसी है, नो आयंस, आयंस बनेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड शो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस नाउ लुक एट द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, बस इसको क्या कर लो हाईलाइट। एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का, 6। अब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज एक्सप्लेन्ड as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration, है ना। तो noble gas configuration क्या करो, एक कीवर्ड है उसको मार्क कर लो। Elements forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electrons the outermost shell। तो noble gas configuration एक क्या है, कीवर्ड है। जो ionic compounds हैं वो कैसे अपना noble gas configuration अचीव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करके फ्रॉम दी आउटर मोस्ट शेल। आई बात समझ में? तो इस पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हाँ एटॉमिक नंबर कितना कार्बन का, 6 है। फिर नोबल गैस कन्फिगरेशन एक कीवर्ड है। आयनिक कंपाउंड्स कैसे अचीव करते हैं नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज करके फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, आउटर मोस्ट शेल में। इन द को छोड़ो, मारो गोली, आउटर मोस्ट शेल डैश 4 इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, कार्बन में। इसको क्या चाहिए है, नीड्स गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कन्फिगरेशन। नोबल गैस कन्फिगरेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए हैं या लूज करने हैं, इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, ये देखो नेक्स्ट पेज, मेरे साथ साथ मार्क करते जा रहे हो ना कि नहीं करते जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जब आप अपना एक लास्ट बार रिवीजन करने बैठते हो एनसीईआरटी का, तो बस आपने क्या करना होता है, इन्हीं की वर्ड्स को, इन्हीं की सेंटेंसेस को एक बार आपको देखना होता है। इसके अलावा पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अगर C4 गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव एनायन। लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखोगे, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स डैश C4, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव एनायन।
but it would be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons. तो क्या बोलोगे? difficult किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए. क्या चीज? होल्ड करना 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को. कि अगर कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेगा तो डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियस के लिए होल्ड करना 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. बाकी की जो चीजें हैं उनको आप अभी के लिए एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके पास समय की कमी है तो. ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर भी सकता है. लूज 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा क्या? C4 नेगेटिव, C4 पॉजिटिव आयन. लेकिन रिक्वायर लार्ज एनर्जी, ज्यादा एनर्जी चाहिए है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए. 4 electrons leaving behind a carbon atom with 6 protons in its nucleus holding on to just electrons, 2 electrons. ठीक है. Carbon overcomes this problem by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. किसके साथ? अदर कार्बन एटम्स या एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. तो ये कीवर्ड्स हो गए कि ये प्रॉब्लम कैसे ओवरकम होगी. ये जो प्रॉब्लम है कैसे ओवरकम होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी विद अदर कार्बन एटम्स एंड अदर एटम्स ऑफ, मतलब एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स. Not just carbon but many other elements from molecules by sharing electron in this manner. The shared electrons belong to the outermost shell of both atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration. Both atoms क्या होते हैं? noble gas configuration achieve कर लेते हैं, attain noble gas configuration. Before going on to the compounds of carbon, let us took some simple molecules forming by sharing of valence electrons. The simplest molecule formed in the manner is that of hydrogen. इसको कर लो अंडरलाइन, तो आपको पता रहेगा कि हाँ इस ऊपर वाले पैराग्राफ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही क्या बनता है? हाइड्रोजन बन जाता है. ठीक है ना. तो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 1. एटॉमिक नंबर 1. हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल. के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन and it requires 1 more electron to fill the K shell. So 2 hydrogen atoms share their electrons to form hydrogen molecule. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कितने एटम्स लगते हैं? 2 एटम्स लगते हैं. तो क्या बनता है? H2 बन जाता है. ठीक है, चलो. और H2 मॉलिक्यूल आपके सामने ये आ जाएगा. फिर इसके बाद में, अच्छा वीडियो को पॉज करते करते स्क्रीनशॉट लेते जाना सारे कीवर्ड्स का. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हीलियम की. हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में. वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कंस्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड between the 2 H atoms. A single covalent bond is represented by a line between 2 atoms. Single covalent bond को कैसे बताओगे? By a line, one line between 2 atoms. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे बताओगे? 2 एटम्स के बीच में सिंगल लाइन. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप कैसे बताओगे? अ लाइन बिटवीन 2 एटम्स. खत्म. फिर इसके बाद में एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है? 17 है. फिर इसके बाद में क्लोरीन क्या करता है? देखो क्लोरीन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. कीवर्ड है कि क्लोरीन के बारे में अगर आपसे पूछा गया कि भाई क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो लिखना क्या? डायएटॉमिक. मतलब पता चल जाएगा कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका ऐसा बना हुआ है. फिर क्या है? ऑक्सीजन, है ना. अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे कीवर्ड आ गया है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसकी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम कैसे बताते हैं? एक लाइन से बिटवीन द 2 एटम्स. अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की. डबल बॉन्ड किस में आ रहा है? ऑक्सीजन में आ रहा है. तो जैसे ही पन्ना खोलोगे क्या देखेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. समझ में आ गया, याद आ गया कि हाँ ऑक्सीजन के जो 2 एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं? O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं बिटवीन किसके बीच में? 2 ऑक्सीजन एटम्स. दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल. एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्सीजन के एक एटम में एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसीलिए आप बोल सकते हो कि, इसीलिए आप क्या बोल सकते हो? इसीलिए वो क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है. एंड इट रिक्वायर्स 2 more electrons to complete its octet. 2 more electrons complete octet. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं.
फिर क्या होगा कि ऐसे ही एटम क्या करेगा, ऑक्सीजन का दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स कौन कंट्रीब्यूट करता है, ईच ऑक्सीजन एटम। भाई दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या कि हर एक एटम क्या करेगा, हर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना देगा, जिससे क्या होगा, टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जब एक बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, जब दो बॉन्ड बनते हैं तो चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, मतलब कि टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। आई बात, इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सारे कीवर्ड हैं, कि हाँ क्लोरीन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन के एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल शेल में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो दो एटम्स के बीच में क्या होता है, हर एक एटम जो है, ईच एटम 2 इलेक्ट्रॉन से करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो क्या होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे, मतलब कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नाइट्रोजन, ठीक है ना। अच्छा, can you now depict a molecule of water showing the nature of the bonding between one oxygen atom and 2 H atoms? Does the molecule have single bond or double? What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का हमने पता करा, क्लोरीन। दूसरा कौन सा आया, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब एक बार अगर आप नाइट्रोजन को अंडरलाइन कर चुके हो तो बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, पता है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन की ही बात हो रही है। What would be the electronic configuration और उसकी combining capacity क्या होगी? In order to attain an octet, each nitrogen atom is a molecule of nitrogen. Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pair of electrons. तो each nitrogen का atom क्या करेगा, 3 electrons देगा। हर एक नाइट्रोजन का एटम, जब बोल दिया कि क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 ही एटम्स होंगे और हर एटम क्या करेगा, हर एटम आप बोल सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो टोटल आप बोल सकते हो कि 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे 2 n एटम्स के बीच में, और क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन 2 एटम्स। तो यहाँ पे आपको याद रख सकता है क्या, क्लोरीन का और नाइट्रोजन, और क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीनों ही क्या होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तीनों के ही मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स होते हैं। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल होता है। तो एक झटके में क्या होगा, इन कीवर्ड्स को देख करके क्या होगा, आप रिवाइज कर लोगे और यही कीवर्ड्स अपने आंसर में लिख करके आना। अब मैं ये तो बता नहीं सकती हूँ कि आंसर मतलब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कि जैसा क्वेश्चन है वैसे आप क्या करोगे, उस आंसर में ये वाले कीवर्ड्स लिख करके आओगे। अब वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बस मैं आपको आंसर के कीवर्ड्स बताती जा रही हूँ, इन्हीं कीवर्ड्स को आपको लिखते जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमोनिया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अमोनिया की। फॉर्मूला क्या है, NH3 है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये आपको बनाने के लिए पूछा जा, अच्छा ये नहीं है, होगा, वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, मीथेन की। मीथेन का दिया गया है, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं किसमें, वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। तो मीथेन को हम यूज करते हैं किसमें, एज अ फ्यूल। मेजर कंपोनेंट है किसका, बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। अब बताओ, 2 इंपॉर्टेंट यूजेस मिल गए किसके, मीथेन के, कि ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो कि मेजर कंपोनेंट है किसका, बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। और सिंपलेस्ट कंपाउंड है क्या, मीथेन। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि एज यू नो, जो हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, पहले से ही हमको पता है। कार्बन टेट्रावैलेंट है बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टेट्रावैलेंट अगेन क्या आया, कीवर्ड आया। टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा 4 H एटम्स के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो मान लो ऐसा सवाल आता है, अब आप लोग पूछोगे ना कि मैम हम ये कीवर्ड्स कहाँ यूज करें, कौन से आंसर में, कौन से क्वेश्चन में यूज करें। तो मान लो कि मीथेन के ऊपर एक आप बोल सकते हो कि मीथेन के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भाई मीथेन क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे, मीथेन सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है ना, सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऐसे लिख दो, सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन। इसको यूज करते हैं
एज फ्यूल इन बायोगैस एंड CNG। अगर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद नहीं होता है तो लिख देना क्या, CNG। तो मीथेन क्या है, मीथेन आप बोल सकते हो कि सिंपलेस्ट कंपाउंड है किसका, कार्बन का। यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन बायोगैस एंड CNG। एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, क्या बन जाता है, मीथेन का मॉलिक्यूल। बताओ। तो कीवर्ड्स लिखो और आगे बढ़ो, जरा कथा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। Points of these compound, okay, since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, these covalent compounds are generally poor conductors of electricity। ये हम पहले ही जो है ना हम मार्क कर चुके हैं कीवर्ड कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, नो आयंस। ठीक है, चलो ये क्या है, एलोट्रोप्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कौन कौन से हैं एलोट्रोप्स, तो आप बोल सकते हो कि ग्रेफाइट है, फिर इसके बाद में डायमंड है, और फिर इसके बाद में नीचे क्या आएगा, नीचे आपको फुलरीन भी मिलेगा। ठीक है ना। अब ये एलोट्रोप्स होते क्या है, सबसे पहले हमें मार्क करो क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। किसके एलोट्रोप्स, कार्बन के। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ डायमंड। अच्छा, तो यहाँ पे आप कीवर्ड मार्क कर सकते हो क्या, कि डायमंड और ग्रेफाइट क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट आप बोल सकते हो कि एलोट्रोप्स है कार्बन के। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेरी करती हैं। अगर एलोट्रोप्स के बारे में पूछा गया कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो बोलना क्या, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इनके क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। कैसे बनते हैं, कार्बन एटम्स ही बनते हैं। बनते तो कार्बन एटम्स के ही दोनों, लेकिन फिर भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कार्बन एटम, आप बोल सकते हो कि डिफरेंस द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू अनदर, है ना। कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू अनदर, कि एक कार्बन एटम कैसे जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन एटम से, उससे क्या होता है कि डिफरेंस आ जाता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना। डायमंड में आप बोल सकते हो कि डायमंड में क्या होता है, ईच कार्बन जुड़ा होता है किसके साथ, 4 कार्बन एटम्स के साथ। कि डायमंड के बारे में अगर पूछा जाए कि डायमंड में क्या होता है, तो ईच कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है कि भाई डायमंड जो है वो इतना हार्ड क्यों है। तो आप लिखोगे कि भाई डायमंड में ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, जिसके कारण 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क स्ट्रक्चर मिल जाता है। यही क्या है, उसकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू आप बोल सकते हो कि 3 कार्बन एटम। कि डायमंड में हमने बोला कि हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है, 4 और कार्बन एटम्स से जुड़ा होता है डायमंड में हर एक कार्बन एटम, जिसके कारण 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर मिल जाता है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि हर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है सेम प्लेन में, मतलब कि 2D होता है। यहाँ पर हेक्सागोनल क्या मिलती हैं, रिंग्स मिल जाती हैं, कि मतलब कार्बन जो है हर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा रहता है एक ही आप बोल सकते हो कि प्लेन में, जिससे क्या होता है हेक्सागोनल रिंग्स मिल जाती हैं जो कि आपस में फ्यूज होती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। और आप बोल सकते हो कि जैसे कि हमने बोला कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा रहता है, हर एक कार्बन, ठीक है, हर एक कार्बन ग्रेफाइट में 3 और कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आप बोलोगे कि मैम उस हिसाब से तो ये जो कार्बन है इसको अनस्टेबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये केवल भाई एक कार्बन को टेट्रावैलेंसी है ना, तो 4 बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि केवल 3 ही बॉन्ड बने हैं, तो इनमें से एक बॉन्ड क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, है ना, वन इज डबल बॉन्ड and thus the valency of carbon is satisfied. Graphite structure is formed by the hexagonal arrays being placed in layers one above the other. ग्रेफाइट में क्या होता है, जो हेक्सागोनल अरेज हैं, है ना, हेक्सागोनल अरेज जो हैं वो क्या होती हैं, लेयर्स में होती हैं। हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं, अरेज जो हैं, वो किस में होती हैं, लेयर्स में होती है। तो लेयर्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है।
वन अबव द अदर। फिर इसके बाद में ये देखो स्ट्रक्चर आपको यहां पर मिल जाएंगे सारे। These two different structures result in the diamond and graphite having very different physical properties। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मार्क करा दिया है कि different क्या होती हैं, physical properties होती हैं। Even though chemical properties are same, है ना, chemical properties कैसी हैं, same है। क्यों same है? अरे physical properties इसलिए अलग हैं क्योंकि structure अलग अलग है ना। एक में 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क मिल रहा है जिसमें कि हर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है डायमंड में। ग्रेफाइट में क्या होता है, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं जो कि लेयर्स में अरेंज होती हैं, हर एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होता है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर में अलग है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है, क्योंकि बने तो क्या है, सबके सब कार्बन से ही है। इसलिए डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड के बारे में ये पूछा जाता है कि भाई डायमंड क्या है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट स्मूथ है, स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो, ग्रेफाइट आप बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनलाइक नॉन मेटल्स, हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो क्या है, कार्बन का बना होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद में डायमंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं किसके साथ, बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू हाई प्रेशर, टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। मतलब कि डायमंड से आप सिंथेटिक डायमंड कैसे बना सकते हो, प्योर डायमंड को हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रख करके, ठीक है ना। कैसे होते हैं सिंथेटिक डायमंड्स, स्मॉल होते हैं, अदरवाइज उनको मतलब साइज में छोटे होते हैं सिंथेटिक डायमंड्स, लेकिन जो नेचुरल डायमंड है उनसे आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। फुलरीन्स आप बोल सकते हो कि एक और क्या है, एलोट्रोप्स हैं, जिसमें क्या होता है C60, है ना, C60 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें कि कार्बन एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, कार्बन एटम्स अरेंज्ड लाइक अ फुटबॉल। C60 में क्या होता है, जो कि C60 क्या है, एक फुलरीन है जो कि क्या है, एक एलोट्रोप है, जिसमें कि कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं एक फुटबॉल में। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हो कि डोम, आप बोल सकते हो कि एक यूएस के आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया था और उसी के शेप से मिलता जुलता है क्या, C60 का शेप, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं। साइंटिस्ट के जो आर्किटेक्ट थे उनके नाम पे रख दिया क्या, फुलरीन नाम। ठीक है, चलो ये तो आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कार्बन के जो नंबर्स हैं वो किस में, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो किस में होते हैं, मिलियंस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जाहिर सी बात है, 2 मैंने आपको जो है ना कीवर्ड्स बता दिए हैं, क्या, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ठीक है ना। तो ये हुई क्या, कैटिनेशन, और आप बोल सकते हो कि हाँ कैटिनेशन हो गई। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि लंबी लंबी चेन बनती हैं, ब्रांच्ड चेन बनती हैं, और इवन आप बोल सकते हो कि रिंग्स भी बनती हैं। तो कैटिनेशन से होता क्या है, कैटिनेशन से आप बोल सकते हो कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे आप देखो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और इसके बाद में आप बोल सकते हो कि ब्रांच्ड चेन बनेगी, रिंग्स बन जाएंगी और लॉन्ग चेन्स भी बनती हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में अच्छा, कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें सिंगल, ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, जिनमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द कार्बन। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन की ही तरह क्या करता है, कैटिनेशन को शो करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। लेकिन 7 और 8 एटम्स तक ही इसकी चेन जाती है, उसके बाद में ढह। बट दीज कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वेरी रिएक्टिव। तो सिलिकॉन भी क्या करता है, कैटिनेशन शो करता है। 7 से 8 एटम्स की क्या होती हैं, चेन जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। सिंस कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, तो वैलेंसी ऑफ 4 या टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग जो होती है उसकी 4 एटम्स के साथ में हो जाती है।
कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ भी बना सकता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो, देखो कार्बन में आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अभी अभी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पर हमने अभी अभी मार्क करा था क्या कि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। तो क्यों होते हैं, यहाँ पे उसका रीजन है क्या कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों हैं, कार्बन के स्मॉल साइज के कारण। न्यूक्लियस जो है क्या करता है, होल्ड करता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली। स्मॉल साइज होने के कारण कार्बन एटम की जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करता है किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि बॉन्ड बहुत ही स्टेबल बन जाते हैं, स्ट्रांग बन जाते हैं, ठीक है। चलो ये सब हो गया, ओके। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हमको पहले से पता था। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने जो है जो डायग्राम है उस पर फोकस करना है कि इथेन कैसे बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इथेन वगैरह के बारे में दिया जा रहा है, चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स के बारे में यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो आपके सामने टेबल है ये आपको सबको याद रखनी होगी, ओके। फिर इसके बाद में आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो आप बोल सकते हो कि कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल हो लेकिन स्ट्रक्चर कैसे हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होते हैं आइडेंटिकल लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो ओके। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स जिसमें कि ओनली कार्बन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें हम कहते हैं क्या, हाइड्रो कंपाउंड्स, ठीक है ना। जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स, मतलब कि सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और अल्काइंस में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, सैचुरेटेड में आप बोल सकते हो कि अल्केन्स आते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, मार्क करना। अगर सवाल आ गया कि अल्काइंस क्या होते हैं, तो कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। विल यू बी माई फ्रेंड, ओके। फिर इसके बाद में ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप के हैं, आपको बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, हेट्रो एटम है, ठीक है ना। हेट्रो एटम मतलब क्या, कि वो वाला एटम जो कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, तो इनके अलावा कोई जो दूसरा एटम होता है जैसे क्लोरीन का, ब्रोमीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है ना। होता क्या यहाँ पे, रिप्लेस किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो हेट्रो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, या ग्रुप ऑफ कंटेनिंग अदर्स कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये आके क्या करते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देते हैं, कंपाउंड को एक नई प्रॉपर्टी दे देते हैं जब भी आकर के लगते हैं। कैसे लगते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगते हैं, ठीक है ना। regardless the length and the nature of the carbon chain hence are called functional groups। हेट्रो एटम या ग्रुप या एटम्स का ग्रुप जो कि आकर के कंपाउंड में लग जाएंगे, कैसे, H को रिप्लेस करके, उन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या करते हैं, लेंथ कुछ भी हो, है ना, कुछ भी कैसा क्यों ना हो, ये कंपाउंड को आकर के नई प्रॉपर्टीज देते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। चलो हाँ ओके। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग H एटम, बाय रिप्लेसिंग H एटम्स, ठीक है। चलो फिर क्या है, लास्ट होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, द चेन्स आर ब्रांच आल्सो इन एडिशन टू द हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर एटम्स, कार्बन चेन्स आर टू बी रिप्लेस्ड, ओके। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। जैसे कि हमने बताया कि जो अल्कोहल है, जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा, क्या, डिसाइड्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल आर ऑल वेरी सिमिलर। तो आपके सामने क्या है, ये लाइन से अल्कोहल है, अल्कोहल की यहाँ पे क्या दी गई है आपको, होमोलोगस सीरीज दी गई है।
मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इन सब की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सो सीरीज ऑफ कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करने के लिए बोला गया कि भाई होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं। तो आप क्या बताओगे, कंपाउंड की सीरीज, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या रहते हैं, सेम होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ऐसी सीरीज कंपाउंड्स की जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर इसके बाद में देखो, दो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, मीथेन, इथेन। तो मीथेन और इथेन में फर्क क्या है, डिफर बाय CH2 यूनिट। मीथेन और इथेन में किसका फर्क है, CH2 यूनिट का। इथेन और प्रोपेन में किसका आप बोल सकते हो कि फर्क है, एक CH2 यूनिट का। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, अगेन डिफर बाय CH2 यूनिट। आई बात समझ में। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, द फर्स्ट मेंबर विल बी, अल्कीन्स की अगर आप होमोलोगस सीरीज देखोगे, अल्केन्स की जो होमोलोगस सीरीज है वो मीथेन से शुरू हो जाती है, क्योंकि मीथेन क्या है, एक अल्केन है। लेकिन अगर आप अल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज देखते हो तो वो कहाँ से शुरू होगी, वो आप बोल सकते हो कि शुरू होने वाली किसके साथ, अरे भाई कार्बन कार्बन। अल्कीन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड होने चाहिए, इसका मतलब क्या कि एटलीस्ट 2 कार्बन तो हो। तो अल्कीन्स की शुरुआत कहाँ से होती है, इथीन से होती है ना। तो इथीन से होगी, इथीन से। फिर इसके बाद में आगे क्या बनेंगे मेंबर्स, CH2 में CH2 ऐड करते जाना तो क्या बन जाएंगे, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। डू दीज डिफर बाय CH2, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके बीच में CH2 का ही क्या होता है, सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। आई बात समझ में। जो जनरल फॉर्मूला है अल्कीन्स का वो क्या होता है, CnH2n। जनरल फॉर्मूला किसका, अल्कीन्स का, CnH2n, जहां पे n क्या होता है, 2 से शुरू होता है। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है कहाँ, होमोलोगस सीरीज में, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या, दिस इज बिकॉज जो मेल्टिंग और BP होता है वो क्या होता है, मास के साथ इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में नीचे जाओगे मास बढ़ेगा, कौन सा, मॉलिक्यूलर मास, तो MPBP क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक ग्रेडेशन मिलेगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कहाँ, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, इसमें भी क्या मिलेगा, सिमिलर ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज। मैं मानती हूँ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इनमें क्या हो रहा है, इनमें आपको ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम, है ना। सेम क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कैसा है, सीरीज के सभी कंपाउंड्स में सेम है। आई बात समझ में। तो इसे हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं, की सेंटेंसेस हैं, इन्हें आपको मार्क करना है। तो कुछ इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से जो है आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कीवर्ड्स को मार्क कर सकते हो। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में जहां पर हम मिल करके करेंगे क्या, कुछ और चैप्टर के कीवर्ड्स को डिस्कस। तब तक आप क्या करेंगे, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।